अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं वो है गज़ल के बारे में, यानी एक गज़ल की तशरीह करेंगे। तो आज देखते हैं हम किसकी गज़ल की तशरीह करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप शायर का नाम लिखेंगे। याद रखें कि गज़ल में उन्वान नहीं होता, उन्वान सिर्फ नज़्म में होता है। गज़ल में सिर्फ शायर का नाम लिखा जाता है। शायर का नाम आपने पेन पॉइंटर या जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उससे लिख देना है। आज हम फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। बहुत से तलबा और तलबात शिकायत करते हैं कि उन्हें गज़ल की समझ नहीं आती। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान अल्फाज में इसकी तशरीह करने जा रही हूँ ताकि तलबा पेपर्स में बआसानी उसको लिख सकें। तो आइए शायर सबसे पहले फैज़ अहमद फैज़ के बारे में हम जानते हैं। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1910 को सियालकोट में पैदा हुए। वो एक तरक्की पसंद तहरीक में भी काम करते रहे और इनकलाबी शायर थे। सरज़मीन इकबाल पर जन्म लेने वाले एक और अजीम शायर यानी जिन्हें ज़माना सानिया इकबाल के नाम से पुकारता है, फैज़ अहमद फैज़, जिनकी शायरी का फैज़ बाइस इनकलाब है। चूँकि फैज़ अहमद फैज़ पर हुक्मरानों ने और जो उमरा का तबका था उन्होंने बहुत ज़्यादा मसाइब ढाए, बहुत ज़्यादा उन्हें दुख दिए, तकलीफ़ दी। तो उनके पस मंज़र में फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत ज़्यादा शायरी लिखी। तो उनमें से एक गज़ल आपके सामने पेश करते हैं। तो आइए गज़ल का पहला शेर लिखते हैं। ना गंवाओ नाव के नीमकश, दिल रेजा रेजा गंवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। तो सबसे पहले इनके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। ना गंवाओ यानी ज़ाया मत करो, नाव के नीमकश यानी अध खींचा हुआ तीर, दिल रेजा रेजा यानी पाश पाश दिल या ज़ख्मों से चूर दिल, संग पत्थर समेट लो बचा लो, तने दाग दाग यानी ज़ख्मों से चूर जिस्म। तो सबसे पहले हम इसका मफ़हूम लिखेंगे। पेपर में आपने इनके जो मानी है अल्फाज मानी वो नहीं लिखने। मफ़हूम बस 2 सतूर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 सतूर में आपने इसका मफ़हूम लिख देना है, यानी ए मुखातिब अपने अध खींचे हुए तीर मेरे पाश पाश दिल पर ज़ाया मत करो। जो पत्थर बाकी बच गए हैं उन्हें समेट लो, क्योंकि मैं अपना ज़ख्मों से चूर बदन कुर्बान कर चुका हूँ। तो इसकी आगे हम तशरीह करेंगे। तशरीह में क्या करते हैं, सबसे पहले शायर का थोड़ा सा तारुफ़ लिखते हैं, फिर उसके बाद तशरीह शुरू करते हैं। तो इसमें शुरू में आपने शायर का थोड़ा सा तारुफ़ लिखना है, जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि वो सरज़मीन इकबाल पर जन्म लेने वाले और अजीम शायर जिसे ज़माने ने सानी इकबाल के नाम से पुकारा, यानी फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक में भी काम करते रहे और वो एक इनकलाबी शायर थे। यहाँ तक आपने लिख के इसके बाद लिखना है कि उन्होंने अपनी इस गज़ल के जो पहला शेर है उसके तशरीह तलब
पहले मिसरे में वो क्या कहते हैं कि ऐ महबूब अपने अध खींचे हुए तीर मेरे दिल पर मत आजमाओ, क्योंकि मैं तो अपने सदमों से निढाल दिल पहले ही तुम्हारे पास ऐ महबूब तुम अपने आधे खींचे हुए तीर मेरे दिल पर मत आजमाओ, क्योंकि मैं तो अपना सदमों से निढाल दिल गंवा बैठा हूँ और तुम्हारे पास जो पत्थर बच गए हैं उन्हें मज़ीद ना मारो और उन्हें बचा कर रख लो। ये पत्थर मुझे मारना तो बेसूद है, क्योंकि मैं पहले ही मसाइब से भरी इस ज़िंदगी को खैराबाद कह चुका हूँ। लेकिन दूसरे अल्फाज में शायर ने महबूब की तरफ से जो दिए गए गमों का तज़किरा है, यानी महबूब ने उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम ढाए हैं, मसाइब ढाए हैं कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया और जिस्म जो है वो ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका है। और अब महबूब मुझ पर अपने खींचे हुए तीर आजमा रहा है। और यहाँ शायर ने महबूब की जो आंखें हैं उन्हें अध खींचे हुए तीर से तशबीह दी है। याद रहे कि अध खींचे हुए जो तीर हैं, यानी महबूब की जो अध खुली हुई आंखें हैं, वो आशिकों के लिए ज़्यादा सितम ढाने और मस्त कर देने वाली वाक़ई हुई हैं। जैसे मीर तकी मीर ने भी अपनी गज़ल के मक्ता में लिखे हैं, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अगर आपको एक मिसरा दोनों मिसरे नहीं आ रहे, यानी पूरा शेर नहीं आ रहा, तो आप एक मिसरा लिख के उसके साथ ये वाला जो साइन है, अलामत है, वो लगा सकते हैं और उसके बाद एक मिसरा आप लिख दें। अगर हम ये जो गज़ल का शेर है इसे ख़ारजी अतबार से ना देखें, यानी कि दाखिली अतबार से देखें, तो ये एक हकीकी शेर है। यानी फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो तरक्की पसंद शायर थे, तो वो जनरल अयूब के ख़िलाफ़ जो साजिश के जुर्म में हैदराबाद में एक जेल में कैद बमुशक्क़त में रहे, वहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत कड़े दिन गुजारे। वो बड़े बड़े हुक्मरानों से बड़े सरे पैकार रहे, जिसके नतीजे में एक मुसलसल कैदोबंद, सज़ा, तकालीफ, मेहनत, मुशक्क़त का सामना होता रहा। जो हुक्मरानों का तबका था और उमरा का तबका था, उनके नज़रियात के बाइस उनसे शदीद मुतनफ़िर था और तरह तरह की तकलीफ़ उन पर ढाता रहा। बहरहाल फैज़ इन ज़ालिम लोगों की, यानी हुक्मरानों और उमरा से जो इस नज़रियात के मुखालिफ थे, मुखातिब है कि ए ज़ालिमों, अपने अध खींचे हुए तीर जो है वो कमान से उतार लो, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही लुट चुका है। मुझे मज़ीद पत्थर मत मारो, क्योंकि मेरा दिल और जिस्म ज़ख्मों से चूर है। मेरा सारा जिस्म तुम्हारे जुल्म का गवाह है और अब मैं तो चंद घड़ियों का मेहमान हूँ। लिहाजा जो अपने तीर हैं, अपने निश्तर मुझ पर मत आजमाओ। गोया शायर मसाइब और तकलीफ़ में हंसते हुए जान हार बैठा है और अब नज़ा के आलम में वो ज़ालिमों से मुल्तमिस है कि ये तूफ़ानी मसाइब रोक लो, ताकि मेरी जान आराम से निकल सके। तमाम उम्र तो तुमने मुझ पर पत्थर ही बरसाए हैं। तो अहमद नदीम कासमी का एक शेर है जो हम इसमें हवाला के लिए लिख सकते हैं, यानी उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, अब मेरी हालत ये है, ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज़ के साथ। और जो गज़ल की अशार की तशरीह होती है वो 2 सफ़ों पर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे शेर की तरफ। दूसरा शेर क्या है?
आइए पढ़ते हैं। मेरे चारा गर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो। वो जो कर्ज़ रखते थे जहाँ पर, वो हिसाब आज चुका दिया। तो सबसे पहले इनके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। चारागर क्या होता है? मौलिज या तबीब, नवीद यानी खुशखबरी, सफ़े दुश्मना यानी दुश्मनों की सफ़ या दुश्मनों का जो ग्रोह होता है। इसके अलावा चुका दिया, अदा कर दिया। अगर इसका मफ़हूम देखें तो फैज़ अहमद फैज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे तबीब को ये खुशखबरी सुनाओ और दुश्मनों को नवीद दो कि मैंने मौत की आगोश में जाकर जान के हिसाब बेबाक कर दिया। तो मफ़हूम 2 लाइनों का लिख देना है। इसके बाद तशरीह आएगी। चलिए देखते हैं तशरीह में फैज़ अहमद फैज़ क्या कहते हैं। चूँकि वो एक मारूफ़ और तरक़्क़ी पसंद शायर थे, तो तशरीह तलब शेर में को उनका मरसिया कहना बेजा ना होगा। फैज़ ने अपनी जद्दोजहद और कोशिश के दौरान उनको 2 किस्म के लोगों से वास्ता पड़ा। एक किस्म के तो वो लोग थे जो फैज़ पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम रवा रखते। ये लोग उन पर हर किस्म के जुल्म रवा रखते, यानी बेपनाह मसाइब ढाते और बहुत ज़्यादा उन्हें दुख और आलाम का सामना करना पड़ा। दरअसल ये जो तबका था और वो हुक्मरानों और उमरा का था, वो लोग फैज़ के नज़रियात से अक्सर बेनियाज वाकिफ़ हुए थे, यानी उनके जो नज़रियात थे वो फैज़ अहमद फैज़ से नहीं मिलते थे। तो अदल इंसाफ की सियासत उन लोगों का मुतहम्मे नज़र ना था। दूसरी तरफ वो लोग थे जो फैज़ के हामी थे, उनके हर दुख दर्द में शरीक होते और उनके ज़ख्मों पर मरहम रखते थे। तो शायर की ये तशरीह तलब जो शेर हैं उनको वसीयत कहना बेजाना होगा, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि मौत के बाद मेरे हमदर्दों को ये नवीद सुना देना कि हक परस्त और इंसाफ का अलमबरदार आज चल बसा है। अब तुम्हें उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज से तुम मुकम्मल आज़ाद हो। आइंदा से तुम्हें शायर को तसल्ली नहीं देना पड़ेगी, ना ही हकाम के इस बाकी के आलाम में हिस्सादार बनना पड़ेगा। इस तरह शायर ने अपनी मौत के ज़रिए अपनी जान पर मौजूद कर्ज जो था वो बेबाक कर दिया। और शायर मज़ीद ये कहते हैं कि तुम्हारी वफ़ाओं के बदले हमने मौत के ज़रिए तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दी। इसमें हवाला के लिए एक शायर का हम शेर लिख सकते हैं। हम क्या लिखते हैं कि खेल कोई ना उम्र भर खेले, हम जो खेले तो जान पर खेले। तो ये शेर आप इसकी तशरीह में कोट कर सकते हैं हवाला के लिए। याद रखिएगा इस इलामत के बगैर आपका शेर गलत वाक़या होगा। खेलना कोई उम्र भर खेले, हम जो खेले तो जान पर खेले। यानी फैज़ अहमद फैज़ अपनी जान पर खेल कर बहुत जज्बे के साथ उन्होंने अपना काम जारी रखा और फिर इस दुनिया से चल बसे। इसमें तशरीह में आप एक और शेर भी लिख सकते हैं मज़ीद, लेकिन वो आगे देखते हैं। शायर कहते हैं कि दुश्मनों को ये ख़बर कर दो कि हक़ का जो अलमबरदार था और तुम्हारा मुखालिफ और तुम्हारा जो मुतासिब था, आज हमेशा के लिए इस दुनिया को खैर आबाद कर चुके हैं। यकीनन वो ये खुशखबरी सुनकर खुश होंगे, क्योंकि मैं तो उनकी राह का कांटा था और हर वक्त उनकी आंखों में चुप था और खटकता रहता था। उन्हें यकीनन खुशी होगी, क्योंकि उनका एहतसाब करने वाला और उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला आज राही मुल्क अदम हो चुका है। वो जिसके कत्ल के दर पे थे, वो खुद ब खुद मौत की नींद सो चुका है और अपनी ज़िंदगी तक बुलंद नस्बुल ऐन की तरवीज करने के लिए वक्फ कर दी है।
तो इसमें हम वैसे तो बहुत सारे अशार हैं, लेकिन इसमें मज़ीद 2 शेर और लिख सकते हैं कि ज़िंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। ये शेर भी आप लिख सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा रही हूँ, ज़िंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। एक और शेर, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। आपने ये ख्याल करना है कि आपने तशरीह में सिर्फ अशार ही नहीं लिखने, पहले तशरीह लिखनी है और तशरीह में बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज ना हो, और जो आप अशार लिख रहे हैं कोशिश करें कि वो बिल्कुल ठीक हों, उनमें कोई गलती ना हो। अगर आपको कोई 2 मिसरे नहीं आ रहे तो आप 1 मिसरा लिख दें और ये वाली अलामत लगा दें, या ये। अगर हम इस शेर को खारजी एतबार से देखते हैं तो इसका मफ़हूम इस एतबार से बनेगा कि शायर की वफ़ाओं के एवज़ महबूब ने मुसलसल बेवफ़ाई की और वो शायर की चारागरी से कासिर रहा। दूसरी तरफ रकीब भी मुसलसल हुसूल महबूब की राह में एक रुकावट थे। शायर चारागर यानी महबूब को ये खुशखबरी देता है कि मैंने मौत का मुसाफिर बनकर तुम्हें सुरखरू कर दिया और तुम्हारा भरम रख लिया है, क्योंकि हकीकतन तुमने मेरे साथ वफा नहीं की, अगरचे मैं आलम नज़ा तक तुम्हारा मुहिब था। वो कौल मीर तक मीर कि जो तुझ बिन न बन जीने को कहते थे हम, सो अब इस अहद को वफा कर चले। देखते हैं, इसमें आप हवाला दे सकते हैं। जो तुझ बिन तो ये थी दूसरे शेर की तशरीह। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले शेर की तरफ। आगे बढ़ते हैं तीसरे शेर की तरफ। क्या है तीसरा शेर? करो कज्जबीं पे सरे कफन। मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गुरूरे इश्क का बांकपन। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। कज यानी टेढ़ा, सर कफन कफन का कोना, गुमा यानी वहम शक या ख्याल, बांगपन जो होता है वो गुरूर अलबेलापन या तकब्बुर वगैरह को कहते हैं, और पसे मर्ग यानी मरने के बाद। तो इसका मफ़हूम क्या बनता है कि ऐ दोस्तों, मेरे मरने के बाद पेशानी पर मेरा जो कफन है टेढ़ा कर देना, ताकि मेरे कातिलों को ये ख्याल ना आए कि मरने के बाद इसका जो गुरूर था और बांगपन था वो ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले मफ़हूम लिखते हैं, फिर तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह में क्या कहना है, शायर क्या कहते हैं कि वो अपने दोस्तों से मुखातिब हैं कि मेरे मरने के बाद उसकी पेशानी पर कफन को हल्का सा खुम दे देना, ताकि मौत के बाद भी उसका बांगपन ख़त्म ना हो जाए। शेर में फैज़ ने कजलाही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी सर पर टेढ़ी टोपी या पगड़ी पहनना, क्योंकि दरअसल टेढ़ी टोपी को गुरूर का आकाश समझा जाता है। जब दौरे ज़वाल में लखनऊ में एक तबका था तो वो सर पर टेढ़ी टोपी पहनता था कि जुदागाना शनाख्त कायम कर सकें।
गोया आला मकासद और बुलंद नस्बुल इन की इशाअत के लिए हर चीज़ मालो वक्त बल्कि जान तक की कुर्बानी देना पड़ती है। जो लोग इसकी कुर्बानी से गुरेज नहीं करते, कामयाबी भी उनसे गुरेज नहीं करती। लेकिन किसी भी अजीम नस्बुल इन की तरवीज कोई आसान अमर नहीं है। हज़ारों लोग मुखालिफ का रूप धाकर नमूदार होते हैं और उस शख्स को शदीद मसाइब का सामना करना पड़ता है जो बुलंद नस्बुल इन की तबलीग का फ़रीज़ा अदा कर रहा हो। तो लेकिन अगर ये शख्स ऐसा नहीं करता तो मुखालफिन उसकी जान के दर पे होते हैं ताकि उसे कत्ल करके अपनी राह का कांटा मसल दें। एक जो शायर हैं हफीज़ अशर, वो कहते हैं कि हक परस्ती की सज़ा जानता हूँ मैं, उस पर छिनती है कबा जानता हूँ मैं। ये शेर हवाला के लिए आप इसमें लिख सकते हैं। इसकी मफ़हूम भी यही है कि अगर हम हक़ की बात करें तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमारी जान के दर पे होते हैं। तो ये शेर इस तशरीह के लिए बहुत मौजू है। हम लिखते हैं, बुनियादी तौर पर फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो हक़ की बात कहने पर झिझक महसूस नहीं करते थे, यानी कोई डर या खौफ नहीं होता था। बहुत साल उन्होंने ज़िंदा में भी गुजारे और लेकिन उन्होंने जो हक़ परस्ती की तबलीग थी हक़ की, उन्होंने ना छोड़ी। तो जो ये तशरीह तलब शेर है, इसमें शायर की भी यही कैफियत है कि वो अपने नस्ल लाइन से नहीं हटा और मुखालफिन जो हैं वो उनकी जान के दर पे हो गए हैं ताकि कत्ल के बाद उनका नस्ल लाइन जो है वो कामयाब ना हो सके, उनका गुरूर, तकब्बुर, अलबेलापन और जो बांगपन है वो ख़त्म हो जाए। तो हम शायर उनका ये मुद्दा अपने कत्ल के बाद भी पूरा नहीं होना देखना चाहते। चुनांचे इस मकसद के लिए वो एक अजीब अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐ दोस्तों, मेरे कत्ल के बाद मेरी पेशानी पर जो मौजूद कफन के हिस्से को हल्का सा खुम दे देना ताकि मुखालफिन को ये यकीन हो जाए कि मेरा बांगपन जूं का तू कायम है। यानी कि वो उनका जो गुरूर है अपनी हक़ की तबलीग करने का वो वैसे ही कायम रहेगा, वो दुश्मनों से खौफ नहीं खा रहे। तो एक और शायर के अल्फाज हैं कि गुरूरे गुल बदन कायम रहेगा, ये अपना बांगपन कायम रहेगा। ये भी आप इसकी तशरीह में लिख सकते हैं, यानी गुरूरे गुल बदन कायम रहेगा, ये अपना बांगपन कायम रहेगा। अगर इसे हम ख़ारजी मफ़हूम में देखें तो इसका ये मफ़हूम हो सकता है कि शायर ने कातिल जो है वो रकीब को कहा है, क्योंकि रकीब आशिक की जान के दर पे होता है। शायर अपने अहबाब से कहता है कि कत्ल के बाद वो मेरे कफन का सिरा जो है वो टेढ़ा कर देना ताकि रकीब को मालूम हो सके कि मेरा जो इश्क का बांगपन है वो हनूस कायम है, यानी अभी तक कायम है। रकीब ने मुझे इसलिए कत्ल किया था कि मेरा इश्क और बांगपन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टेढ़ा कफन देखकर उसे मायूसी होगी कि उसका फ़ेल जो था वो तो ला हासिल था, यानी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो एक और शेर जो हम इसके आखिर पे तशरीह के लिख सकते हैं, चेहरा मायूस पर भी बांगपन आया तो है, हमको हर हालत में जी लेने का फ़न आया तो है। चलिए लिखते हैं, चेहरा मायूस पर भी बांगपन आया तो है, हमको हर हालत में जी लेने का फ़न आया तो है। तो ये थे आज के शेर की गज़ल के तीसरे शेर की तशरीह। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इस गज़ल का अगला हिस्सा इंशाल्लाह अगली वीडियो में पेश करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।